दोस्तों, चाहे हम भूतों में विश्वास करें या न करें, हम सभी इस बात से तो सहमत हैं कि हमें प्रेतवादी कहानी दिलचस्प लगती है। हम इस संवेदना से डरते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसा है जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को भूतों की कहानियों को सुनने और अनुभव करने में आनंद आता है, जबकि अन्य लोगों को आसपास छिपी किसी चीज़ की अवधारणा और उसकी प्रेजेंसी को परेशान करने वाला लगता है। भारत और दुनिया भर के अन्य देशों के कुछ प्रेतवादी स्थानों की डरावनी कहानियाँ हमें चेतावनी देती है कि कुछ भयानक है जो हमारे समझ से परे है। भले ही हम अपने आसपास भूतों के अस्तित्व को महसूस करते हो या फिर नहीं, even if we reject the existence of ghosts around us। तो आज हम देखते हैं इसी सत्य घटना पर आधारित कुछ कहानियाँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी हॉरर स्टोरी जो 15 साल पहले हमारे साथ घटी थी, जब हमारे मामा की डेथ हो गई थी और इस वजह से हम सब गोवा चले गए थे। गोवा पहुँचने पर हमारे बड़े बुजुर्गों ने हम बच्चों की रहने की अरेंजमेंट फार्म हाउस में की थी। 12 दिनों के लिए वो फार्म हाउस रेंट पे लिया था। दिन भर हम मामा के घर पे रहते थे और जैसे ही रात होती थी हम सब फार्म हाउस में सोने के लिए निकल जाते थे। फार्म हाउस मामा के घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे था। सुबह फार्म हाउस बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही रात हो जाती थी वही फार्म हाउस बहुत ही डरावना लगता था। हम सब जब फार्म हाउस पहुंचे तो थकान के कारण सब गहरी नींद में सो गए, इसलिए उस रात हमने ऐसा कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया। दूसरे दिन सुबह फ्रेश होकर हम सब फार्म हाउस से अपनी गाड़ी लेकर मामा के घर जाने के लिए निकल पड़े। पूरा दिन हमने मामा के घर पर बिताया और रात का खाना खाकर फिर से हम सोने के लिए फार्म हाउस जाने के लिए निकल पड़े। हम सब जब वहाँ से निकले तो काफ़ी रात हो गई थी। आसमान में अचानक बिजली सी कड़कने लगी थी। हमें कैसे भी करके जल्दी जल्दी अब फार्म हाउस पहुँचना था। हम सब फार्म हाउस पहुँच गए। रात के अंधेरे में फार्म हाउस कुछ ज़्यादा ही डरावना सा लग रहा था। भाई ने गाड़ी फार्म हाउस के बाजू में लगा दी। उस रात हमने फार्म हाउस में कुछ अजीब सा महसूस किया। रात भर हमने गेम्स खेले और फिर बातें करते करते हमें कब नींद लग गई पता ही नहीं चला और हम सोने चले गए। सुबह जब हम उठे तो हमें भाई कुछ परेशान सा दिखाई दे रहा था। जब हमने उसे पूछा तो उसने हमें बताया कि वो रात भर सो नहीं पाया। उसे किचन से रात भर अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक उसे किचन से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। वॉश बेसिन से पानी गिरने की, बर्तन गिरने की आवाजें, जैसे कोई चीजें यहाँ वहाँ कर रहा हो। ऐसा फील हो रहा था जैसे किचन में कोई तो है और वो उसे अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा हो। उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि किचन में जाकर देखने की।
किचन जहाँ पर हम सोते थे उस बेडरूम में लगकर ही था, इसलिए जो भी आवाज़ें आती थी वो साफ साफ सुनाई देती थी। हमने भाई से कहा, जब आज रात हम सोने आएंगे तो हम भी रात को देर तक जागेंगे। और हम सब बहुत एक्साइटेड थे ये सारी चीज़ें महसूस करने के लिए। लेकिन हमें क्या पता था कि आगे हमारे साथ और कौन कौन सी मुसीबत आने वाली थी। बाहर जाकर जब हमने किचन में देखा तो किचन की विंडो की कांच टूट के जमीन पर बिखरी पड़ी हुई थी। वो सब वैसे ही छोड़कर हम सब अपने बेडरूम में सोने चले गए। हम सब ये सोचकर परेशान थे, ये तो सिर्फ तीसरी ही रात है, हमें और भी रातें इस फार्म हाउस में निकालनी होगी। हम सबको धीरे धीरे अभी ये एक्सपीरियंस होने लगा था कि जैसे वहाँ पर कोई है और वो हमें फ़ोन कर रहा हो यहाँ से निकल जाने के लिए। ऐसे फील हो रहा था कि उस एंटिटी को हमारी सबकी प्रेजेंस ही वहाँ पे पसंद नहीं हो और इस वजह से वो हमें वहाँ से निकल जाने की चेतावनी दे रहा हो। उस रात किसी को भी ठीक से नींद नहीं आ रही थी। सबको अजीब अजीब ख्याल और डरावने से सपने आ रहे थे। मुझे बेडरूम के बाहर फिर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। बड़ी मुश्किल से सब सो गए थे, इसलिए मैंने किसी को जगाना ठीक नहीं समझा और मैं हाथ में कैंडल लिए हिम्मत करके कमरे से बाहर निकली। उतने में ही कॉरिडोर में लाइट फ्लिकर होने लगी। कॉरिडोर किचन को लगकर ही था। कॉरिडोर से किचन की तरफ एक डरावना सा आदमी मुझे मेरी तरफ आगे बढ़ता दिखा।
और उसे देख के मेरे होश उड़ गए और मेरी चीख निकल गई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आगे की कहानी जाननी हो तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक्स और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स ही मुझे प्रेरणा देती है इसी तरह की मिस्टीरियस और हॉन्टेड कहानी मैं आपके पास लेकर आऊँ। और अगर आपके साथ या फिर आपके किसी अपनों के साथ या फिर दोस्तों के साथ भी ऐसी ही कोई मिस्टीरियस और हॉन्टेड घटना घटित हुई हो और आप मेरे ज़रिए आपकी कहानी भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो मैंने इंस्टाग्राम और ईमेल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप अपनी कहानी उसमें पोस्ट कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा बेडरूम के बाहर मुझे कुछ अजीब आवाज़ सुनाई दी और मैं हिम्मत करके बाहर निकली। किचन को लगकर जो कॉरिडोर था वहाँ से अचानक एक बहुत ही डरावना सा आदमी मुझे दिखाई दिया और वो धीरे धीरे मेरे तरफ आगे बढ़ ही रहा था। उसे देखकर डर के मारे मेरी चीख निकली। जब मेरी आंखें खुली तो देखा ये सब मेरा सपना था। मैं बहुत डर गई थी। अगले दिन सुबह जब मैंने अपने भाई बहन से रात के सपने के बारे में बताया, तब तो और ही चौंका देने वाली बात पता चली। जो सपना मैंने देखा था वही सपना सबने देखा था, और हम ये सोच के परेशान थे कि एक ही सपना हम सबको कैसे दिखाई दिया। हम सब हमेशा की तरह मामा के घर जाने निकले। वहाँ पहुँचकर हमने वो सारी बातें अपने मम्मी और पापा से शेयर की, लेकिन मम्मी और पापा ने हमारी बातें निगलेक्ट की और बोले, तुम लोग ज़्यादा हॉरर मूवी और ये सब हॉरर बातें करते हो, इसलिए तुम्हें ये सब फील हो रहा है और ऐसे ही डरावने सपने आते हैं। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे बूढ़ों ने तुम सबकी वहाँ पर रुकने की अरेंजमेंट की नहीं होती। हमने भी वो सारी बातें निगलेक्ट की और अपने मम्मी और पापा के बातों पे भरोसा रखकर ये सोचकर कि ये कोई हमारा वहम होगा, हम फार्म हाउस जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन फिर भी हम अंदर से बहुत डरे हुए थे, क्योंकि जब से हम वहाँ पर गए कुछ ना कुछ ऐसी ही घटनाएं हमारे साथ होती रहती थी। रात को जब हम सोए थे तो आधी रात को हमें किसी के गुदगुदाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई चैंट कर रहा हो। हम सब सोचने लगे कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, और ये देखने के लिए हम सब अपने बेडरूम से बाहर निकले। हमने देखा दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ऐसे फील हो रहा था हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई है, और हम सब चुपचाप ये सब देख रहे थे। हम बहुत डर गए थे
अचानक किसी के पैरों के चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हमने देखा जमीन पे अपने आप पैरों के निशान छप रहे थे और वो निशान आगे बढ़कर एक रॉकिंग चेयर के पास आकर रुक गए और वो रॉकिंग चेयर अपने आप जोरों से हिलने लगी, जैसे कोई उस पे बैठा हो। ये सारी चीजें हमारे आंखों के सामने हो रही थी। अगली रात में तो इससे भी डरावनी घटना हमारे साथ हुई थी। उस रात हम फार्म हाउस में थोड़ा जल्दी आ गए थे। शाम के वक्त हम फार्म हाउस में पहुंच गए थे। घर के बाहर एक झूला था जो अपने आप स्विंग हो रहा था और जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो झूले पे एक औरत बैठी हुई दिखाई दे रही थी और ये सब देखकर हम बहुत डर गए थे। डरकर हम घर के अंदर आ गए तो घर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। इससे हमें ये पता चला ये एक्टिविटी रात को ही नहीं दिन में भी होती है। रात को जब हम सोए थे तो एक औरत हम सबको दिखाई दी जो हमें वहां से चले जाने के लिए चेतावनी दे रही थी। निकल जाओ मेरे घर से। हेलो फ्रेंड्स, इस कहानी के आगे के एपिसोड जानने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हम फार्म हाउस में शाम को जल्दी पहुंच गए थे और हमें फार्म हाउस के बाहर एक झूला अपने आप स्विंग होता दिखाई दिया। पीछे मुड़ के जब हमने देखा तो उस झूले पे एक औरत दिखाई दी। डर के मारे हम सब घर के अंदर आ गए और घर का दरवाज़ा अपने आप जोरों से बंद हुआ और उस रात को हम सबको एक डरावनी औरत नजर आई जो हमें घर से चले जाने की चेतावनी दे रही थी। हमारे साथ उस फार्म हाउस में जो भी कुछ हो रहा था, लेकिन ये सारी बातें हम अपने मम्मी पापा से नहीं बता पाए क्योंकि उन्हें लगता था कि हम ज़्यादातर हॉरर मूवी और इस तरीके के बातें करते हैं, इसके लिए हमें ये सारा वहम हो रहा है। उस दिन अचानक हमारे बड़े मामा अपने दोनों बेटों के साथ घर आ गए और उन्हें पता चला कि हम सब उस फार्म हाउस में रुके हैं। उन्होंने हमें फार्म हाउस के बारे में पूछा और हमने उनसे वो सारी बात बता दी जो हमने 8 दिनों तक उस फार्म हाउस में महसूस की। मामा ने हमारी सारी बातें सुनी और उस रात उन्होंने अपने दोनों बेटे महेश और निखिल को हमारे साथ फार्म हाउस भेज दिया ताकि हमें वहाँ पे थोड़ी हिम्मत मिले। फार्म हाउस पहुँचने पर हमने वो सारी बातें निखिल और महेश को बता दी जो हम वहाँ पे महसूस कर रहे थे। लेकिन मामा का छोटा बेटा निखिल उस एंटिटी का कुछ ज़्यादा ही मजाक उड़ाने लगा था। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। रात को हम सब तो इत्मीनान से सो गए थे क्योंकि आज हमारे साथ मामा की दोनों बेटी थी, लेकिन मामा का छोटा बेटा निखिल
उसे बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही थी। अजीब सी बेचैनी हो रही थी, घुटन सी महसूस हो रही थी। इसलिए निखिल भाई ने सोचा कि मैं थोड़ा फार्म हाउस के बालकनी में जाके टहल लेता हूँ, जिससे कि थोड़ी घुटन कम हो जाए। अभी निखिल भैया को बालकनी में टहलते हुए कुछ ही पल ही हुए थे कि इतने में उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन कोई नहीं दिखाई दे रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था। अब ये वो देख ही रहे थे कि फिर से उन्हें आवाज़ सुनाई दी, और ये आवाज़ उन्हें बहुत नज़दीक से आ रही थी। ढूंढते ढूंढते उन्होंने आवाज़ की तरफ देखा तो उनकी नज़र फार्म हाउस की छत की तरफ गई। वहाँ एक औरत सफ़ेद कपड़े पहने हुए, अपने बाल खुले छोड़ के टेरेस की बॉर्डर पे बैठ के अपने पैर हिलाते हुए उन्हें हाथ से वेव करते हुए आवाज़ कर रही थी। ये देख के निखिल भैया के होश ही उड़ गए और डर के मारे वो जब घर के अंदर भागने लगे तो उस औरत ने उनके ऊपर छलांग लगाई। उसे ऐसे लगा कि वो औरत छत से नीचे उसके कंधों पर ही कूद गई हो, जिससे उसे अपने कंधों पर दर्द के साथ साथ भारीपन भी महसूस होने लगा। निखिल भैया ने डर के हम सभी को जगा के ये सारी बातें बताई। उसने बताया कि टेरेस की बॉर्डर पे वह औरत बैठकर क्रीपी सी स्माइल देते हुए मुझे ही बुला रही थी। उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था और उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी। उसके उलझे लंबे काले बालों से उसका चेहरा आधा छुपा हुआ था। निखिल भैया बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और वो उस फार्म हाउस में एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन महेश भैया ने उन्हें बहुत ज़्यादा समझाया। फिर बाकी की सारी रात हम सब ने जाग कर बिताई और अगली सुबह पहली फुर्सत में हम सब घर के लिए निकले। घर पहुंचकर निखिल भैया ने अपनी सारी आप बीती बड़े मामा को बता दी। निखिल भैया की बातें सुन के मामा शॉक हो गए। कुछ देर रुके, उनके चेहरे से डर झलक रहा था और सडनली वो बोल पड़े, क्या वो अभी भी वहाँ है? हेलो फ्रेंड्स, इस कहानी के आगे के एपिसोड जानने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने हॉन्टेड फार्म हाउस के पहले के 4 एपिसोड नहीं देखे हो तो पहले आप वो देख ले, नहीं तो आपको ये एपिसोड समझ नहीं आएगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि बड़े मामा ने अपने दोनों बेटों को हमारे साथ फार्म हाउस भेजा, लेकिन वहां पहुंचकर निखिल ने उस एंटिटी का मजाक उड़ा के उसे और ज़्यादा उकसाया, जिस वजह से वो निखिल के सामने आ गई और उसे बहुत बुरी तरीकों से हॉन्ट करने लगी। पहली फुर्सत में जब हम घर पहुंचकर मामा से सारी बातें बताई, तब मामा ने कहा, क्या वो अभी भी वहीं है? अब आगे जब मामा से हमने पूछा, आप किसकी बात कर रहे हो, कौन अभी भी वहाँ है? तब मामा ने हमें बताया, लगभग 35 से 40 साल पहले की बात है।
ये गांव खुशहाल हुआ करता था। सब अपनी जिंदगी खुशहाली से बिता रहे थे। वो फार्म हाउस भी एक फार्म हुआ करता था और वहाँ फार्म हाउस के बदले एक छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी। फिर एक दिन उस झोपड़ी में मोहिनी नाम की एक औरत रहने आई। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके जैसे खूबसूरत पूरे गांव में कोई भी औरत नहीं थी। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें थी। उसके लंबे काले घने बाल थे जो उसके घुटनों से भी नीचे आते थे। उसका रंग दूध जैसा गोरा था। वो बहुत मनमोहक थी। हर किसी से वो हंस के और प्यार से बात करती थी। जो भी उससे बात करता था वो उसकी खूबसूरती में खो जाता था, चाहे वो गांव की कोई औरत हो या मर्द। गांव के कुछ मनचले लड़कों का उस पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान रहता था। हर कोई उससे बात करने का सिर्फ मौका ही ढूंढते रहता था। फिर पता नहीं गांव में किसकी बुरी नज़र लग गई। अचानक गांव में अनहोनी सी घटनाएं घटने लगी। अचानक ही किसी की खड़ी फसल में आग लग जाती तो घर में लोगों के खूंटी से टंगे हुए कपड़ों में भी आग लग जाती थी। आधी रात को किसी किसी के घर पे पत्थरों की बारिश हुआ करती थी और माँ के बगल में सोए हुए न्यू बॉर्न बेबी अचानक गायब हो जाते थे, जिनका कभी पता ही नहीं चलता था। और तो और मेरा एक दोस्त जो हट्टा खट्टा और बहुत अच्छा तैराक था, उसकी भी पानी में डूबने से मौत हो गई। डूबा भी ऐसी जगह जहाँ पानी बिल्कुल ही गहरा नहीं था, करीब करीब 3-4 फुट ही गहरा रहा होगा। खैर, उस साल गांव में जनगणना होनी थी और जनगणना करने की जिम्मेदारी मैं और मेरे दोस्त ओमकार के ऊपर सौंपी गई थी। कुछ ही दिनों में हमने आधे से भी ज़्यादा गांव कंप्लीट कर दिया था। शाम को जाते जाते हमने उस दिन का आखिरी घर मोहिनी का रखा हुआ था। मुझे अच्छे से याद है, शाम के लगभग 5 बजे हुए थे। मैं और ओमकार मोहिनी के घर गए। उसने बड़े प्यार से हमारा स्वागत किया। फिर हमने उसकी डिटेल नोट डाउन करने लगे। फिर काम होने पे जब हम उसके घर से जाने लगे तो उसने हमें कहा, रुकिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म जलेबी और मिल्कशेक लेके आती हूँ। हम उसे मना ही नहीं कर पाए। फिर वो किचन में गई और तुरंत ही बाहर आ गई और गर्मा गर्म जलेबी हाथ में थमाई। ये देख के हम दोनों भी शॉक हो गए। पिछले 15 मिनट से मोहिनी हमारे साथ बैठ के अपनी डिटेल लिखवा रही थी और ये जलेबी देख के तो ऐसे लग रहा है जैसे पिछले 15 मिनट से वो किचन में खड़ी होके बना रही हो। और उतने में ही 2 ग्लास मिल्कशेक हमारे हाथों में थमाकर फिर किचन की तरफ जाने लगी। जब हमने मिल्कशेक को देखा तो उसमें बहुत कीड़े भरे हुए थे, जैसे कि वो बहुत ही पुराना सड़ा हुआ सा मिल्कशेक हो। हम दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा और मोहिनी की तरफ देखा। वो किचन में जा रही थी। गौर से देखने पे हमें दिखा कि मोहिनी के पैर उल्टे थे, यानी वो जा तो किचन में रही थी लेकिन उसके पैर हमारी तरफ मुड़े हुए थे। ये देख के हम दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो गए और डर भी गए थे। ओमकार ने मेरे हाथों से मिल्कशेक का ग्लास नीचे रखकर मेरा हाथ खींचते हुए घर से बाहर ले गया। हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। थोड़ी ही दूरी पे एक चाय की टपरी थी, वहाँ जाके हम दोनों बैठ गए। एक्चुअली ओमकार को इन सब बातों का थोड़ा बहुत नॉलेज था। चाय पीते पीते मैंने ओमकार से पूछा कि दोस्त, ये सब क्या था? तब ओमकार बोला, मोहिनी एक चुड़ैल है। हेलो फ्रेंड्स, इस कहानी के आगे के एपिसोड जानने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स,
अगर आपने हॉन्टेड फार्म हाउस के पहले के एपिसोड नहीं देखे हो तो पहले आप वो देख लें, नहीं तो ये एपिसोड आपको समझ में नहीं आएगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा मामा और मामा के दोस्त ओमकार जब जनगणना के सिलसिले में मोहिनी के घर पहुंचे, तब मोहिनी के उल्टे पांव देखकर वो दोनों वहां से भागकर एक चाय के टपरी पे चाय पीते पीते मोहिनी के बारे में बात कर रहे थे। मामा ने मोहिनी के बारे में पूछने पर ओमकार ने बताया कि मोहिनी एक चुड़ैल है और उसके गांव में आने पर गांव में अनहोनी घटनाएं घट रही है। अब आगे। खैर, ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। गांव का एक मनचला लड़का मगन, उसकी मोहिनी पे बुरी नज़र थी। एक रात जब मगन मोहिनी के घर के पास से गुजर रहा था, तब उसकी घर की बत्ती जलती दिखी। क्यूरियोसिटी के चलते वो उसके घर में ताक झाँक करने लगा। उसने आधी खुली खिड़की से जो देखा वो देखकर दंग ही रह गया, जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई हो। उसने देखा वहाँ एक बूढ़ी औरत थी जो देखने में लगभग 100 साल से भी ज़्यादा उम्र की लग रही थी। उसके लंबे सफ़ेद घुंघराले बाल थे, चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थी, उसकी आंखें सफ़ेद थीं और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। वो एक जगह बैठी थी और कुछ चैंट कर रही थी। उसके हाथ में एक बड़ी सी किताब थी और सामने एक चूल्हे पे बड़ी सी हांडी चढ़ाई हुई थी, जिस पे वो अपने हाथ घुमा रही थी और कुछ चैंटिंग कर रही थी। उस हांडी के आगे एक सर्कल बनाया हुआ था। उस सर्कल में एक न्यूबॉर्न बेबी रखा हुआ था। ये देखकर मगन के तो होश ही उड़ गए। वो भागते हुए गांव के सरपंचों के पास गया और गांव के बुजुर्गों का दरवाज़ा खटखटाया। सभी लोग हड़बड़ी में जागकर बाहर आए और उसे पूछा कि आखिर माजरा क्या है, ऐसी आधी रात को तुमने हम सबको क्यों जगाया। तब मगन ने बताया कि मैं मोहिनी के घर के सामने से गुजर रहा था, तब उसके घर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। क्यूरियोसिटी के चलते मैं जब उसके घर की खिड़की से झांकने लगा तो वहाँ मोहिनी नहीं थी। वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी और अजीब सा रिचुअल कर रही थी। उसके सामने एक बहुत ही बड़ी किताब रखी हुई थी और एक चूल्हे पे बहुत बड़ी हांडी चढ़ाई हुई थी, जिसमें वो कुछ रिचुअल करते हुए उसमें डाल रही थी। और उसी हांडी के आगे एक बड़ा सा काला घेरा बना हुआ था, जिसमें एक न्यूबॉर्न बेबी रखा हुआ था। इतने में एक औरत चीखती हुई वहाँ आई और सबको बोलने लगी, मेरा 2 दिन का बच्चा घर से गायब है, अभी कुछ देर पहले ही मेरे बगल में सो रहा था। ये बात सुनकर सभी गांव वाले आग बबूला हो गए और लाठी और मशाल लेकर मोहिनी के घर की तरफ निकले। उन्होंने मोहिनी के घर का दरवाज़ा तोड़कर सीधा अंदर घुसे और उस बुढ़िया को पकड़कर बाहर लाए और उस छोटे बच्चे को उसके माँ के हवाले कर दिया। गांव के पंडित ने जब अपने तरीके से उस बुढ़िया से पूछा, तब उसने बताया कि मैं ही मोहिनी हूँ और मेरी उम्र 250 साल की है। मैं न्यूबॉर्न बेबी के रिचुअल से ही हमेशा अपने आप को जवान और खूबसूरत बना के रखती हूँ और सभी गाँव वालों को वशीभूत करती हूँ। ये सुनकर सभी गाँव वालों ने पंडित जी के कहने पे उसे वहीं के एक पास के पेड़ से बांध दिया और उन्हीं के कहने पर उसे मशाल से आग लगाकर जला दिया। उस दिन के बाद से गांव में ये सारी अनहोनी घटना थम गई थी। जलते जलते मोहिनी अचानक जोर जोर से हंसने लगी और सभी गांव वालों को बोलने लगी, तुम लोगों को क्या लगा कि तुम सभी ने मुझे मार डाला, लेकिन मैं मरी नहीं हूँ। मैं वापस आऊँगी और तुम सब लोगों से अपना बदला लूँगी।
हेलो फ्रेंड्स, हॉन्टेड फार्म हाउस का ये फाइनल एपिसोड है। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब तक आपने देखा होगा कि हमारे साथ फार्म हाउस पर कैसे बोन चिलिंग एक्टिविटी हो रही थी और किस तरीके से हम सारे सिचुएशन को फेस करते आए। अगर आप भी जानना चाहते हो कि हमारे साथ फार्म हाउस में क्या हुआ तो इसके पहले के सारे एपिसोड देख लीजिए, तभी आपको ये एपिसोड समझ में आएगा। मामा की बताई हुई ये स्टोरी सुनने के बाद अब तो मम्मी और पापा को भी हम पे यकीन हो गया कि हम जो भी बात उन्हें बता रहे थे वो हमारा वहम या कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, बल्कि हकीकत थी, सच्चाई थी। खैर, अगले दिन छोटे मामा की 12वीं थी, तो मामा के घर पे पूरा दिन हमारा अगले दिन की 12वीं की तैयारी में ही बीत गया। और आज की रात हमारी आखिरी रात थी उस फार्म हाउस पे, जो हमें किसी भी हालत में गुजारनी थी। हमें ज़्यादा डर ना लगे इसलिए हमारे सपोर्ट के लिए मामा ने अपने बड़े बेटे महेश को हमारे साथ भेज दिया। और जाते वक्त मामा ने महेश भैया के हाथ में हनुमान चालीसा की छोटी सी किताब और ओम का एक लॉकेट दिया। और मामा ने जाते जाते महेश भैया को ये भी बोला कि सिचुएशन अगर ज़्यादा ख़राब लगे तो सबको लेकर तुरंत ही वहाँ से निकल आना। हम सब ने भी ये सोचा कि पूरी 10 रातें हमने सारी सिचुएशन को फेस किया, ये आखिरी रात भी निकल जाएगी। इस बार फार्म हाउस में जाते वक्त हम कुछ ज़्यादा ही डरे हुए थे, क्योंकि फार्म हाउस की बैक स्टोरी अब हमें सब पता चली थी। और अब ये भी पता चला था कि वो एंटिटी कुछ और नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। हम सब ने ये डिसाइड किया कि हम सब इकट्ठा ही रहेंगे और एक ही रूम में सोएंगे। रात के लगभग 2 बजे रहे होंगे। दिन भर की थकावट के कारण सब जन बेसुध होके सो गए थे। मेरी भी आँख लग ही रही थी कि इतने में मेरे कानों में किसी की विस्परिंग साउंड सुनाई पड़ी। मैंने जब हल्के से आँख खोल के देखी तो बेडरूम का दरवाज़ा ओपन एंड क्लोज हो रहा था और समय के साथ साथ वो विस्परिंग साउंड बढ़ती जा रही थी। अब मेरी नींद पूरी तरह से उड़ गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। जब मैंने आँख खोल के कमरे में चारों तरफ देखा तो जो नज़ारा दिखाई दिया वो देख के तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि मेरी छोटी सिस्टर बेड से करीब 2 फुट ऊपर हवा में लेविटेट हो रही थी। मैं जब उसके करीब गई तो ऐसे लग रहा था जैसे उसके अंदर जान ही नहीं है, बेजान से वो लेविटेट हो रही थी। मैंने उसे उसके नाम से पुकारा भी, लेकिन वो अपने जैसे होश में ही नहीं थी। अब मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई थी। मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। हड़बड़ाहट में मैंने सबको जगाया। जब सबने आँख खोल के देखा तो देख के सबके होश ही उड़ गए। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी पहली बार वो अपने सामने देख रहे थे। आखिरकार महेश भैया ने अपने पास का ओम का लॉकेट छोटी सिस्टर के ऊपर रखा। जैसे ही ओम का लॉकेट उसके ऊपर रखा वैसे ही वो नॉर्मल हो गई। लेकिन अब हम बहुत बुरी तरह से डर गए थे। जब हम बाहर जाने लगे तो अचानक हमारे बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक हो गया। फिर बेडरूम की विंडो की कांच टूटी और तेज हवा का झोंका अंदर आया, जिसके साथ साथ अजीब सी बदबू आने लगी। और अचानक दीवार पर एक साया दिखने लगा। ये देखकर हम सब अभी और भी ज़्यादा डर गए थे। किचन से भी हमें लगातार बर्तन गिरने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर महेश भैया ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू किया। उनके साथ साथ हम सभी हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। तब जाके बेडरूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। हम सब भागकर हॉल में आ गए तो वो चुड़ैल मोहिनी हमारे पीछे पीछे हॉल में भी आ गई और हमें बुरी तरीके से हॉन्ट करने लगी। हम जहाँ पर भी जाते थे वो हमारे पीछे पीछे आ जाती थी और आकर अब तो हम पे हमला भी करने लगी थी। सिचुएशन हाथ से बाहर निकलती देख
हम सब ने ये डिसाइड किया, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। छोटे भाई ने तुरंत ही कार की चाबी निकाली और हम सब बाहर की तरफ दौड़े। महेश भैया ने दौड़कर जाकर कंपाउंड का गेट खोल दिया और हम सब तुरंत ही गाड़ी में जाके बैठ गए। लेकिन अभी भी वो चुड़ैल हमारा पीछा करते हुए बाहर तक आ गई थी। भाई ने आओ देखा न ताओ और सीधे तेजी से गाड़ी गेट से बाहर निकाली। लेकिन अब गाड़ी से उतरकर कंपाउंड का गेट बंद करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी, क्योंकि वो चुड़ैल अब गेट तक पहुंच गई थी। जब हमने डरते हुए गाड़ी से पीछे मुड़ के देखा तो वो चुड़ैल गेट तक आ गई थी और करीब करीब वो 20 से 25 फुट लंबी हो गई थी और गुस्से में हमारी तरफ पॉइंट आउट करते हुए हमें बोली, तुम लोगों ने क्या समझा कि तुम लोग बच गए? मैंने तुम्हें छोड़ दिया इसलिए तुम बच गए, लेकिन अगर अगली बार तुम लोग फिर से यहाँ पर दिखे तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। फार्म हाउस जैसे जैसे दूर जा रहा था, हम सभी राहत की सांस ले रहे थे। फाइनली हम रात के करीब 3:30 बजे मामा के घर जा पहुंचे और सारी बातें घर वालों को बता दी। अगली सुबह घर के बड़े बुजुर्ग फार्म हाउस में गए और वहां जाकर हमारा जो भी सामान बिखरा हुआ था वो सारा समेट कर लेके आए। मामा की जो भी 12वीं की पूजा विधि थी वो पूरी करके हम सब अपने घर मुंबई लौट आए, लेकिन एक बुरे एक्सपीरियंस के साथ। खैर, इस बात को करीब 15 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी उस हॉन्टेड फार्म हाउस में कोई भी नहीं रहता है। आज भी वहां से गुजरने वाले लोगों को कभी फार्म हाउस के अंदर से, तो कभी झूले पे, या तो फिर कभी कंपाउंड के अंदर मोहिनी का साया दिखाई देता ही है। वहां से गुजरने वाले राहगीरों को वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती ही है। और आज भी हम जब उस फार्म हाउस के सामने से जब भी गुजरते हैं तो अंदर से सहम जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर की है जो उन्होंने मुझे भेजी है। मैं ये कहानी उनके नज़रिए से आपको सुनाती हूँ। मेरा नाम सुनीता है। मैं मुंबई शहर की रहने वाली हूँ और ये उस समय की बात है जब मेरी उम्र लगभग 14 साल की थी और मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने अपने गांव गई थी। मुझे देखकर मेरे नाना नानी बहुत खुश हुए, लेकिन हमारी खुशियों को तो जैसे किसी की नज़र ही लग गई हो। हमारे कुछ दिन तो गांव में बहुत अच्छे से बीत गए। एक दिन मैं अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते मेरी नज़र एक इमली के पेड़ पर गई। इमली के पेड़ पर बहुत सारी इमलियाँ लगी देखकर मैंने अपनी सहेलियों को बुलाया और हम सब ने मिलकर बहुत सारी इमलियाँ नीचे गिराई। सारी इमलियाँ ज़मीन पर बिखरी पड़ी हुई थी। उसे हम सब इकट्ठा करने में लगे हुए थे। ज़मीन पर पड़ी इमली इकट्ठा करते करते मेरी नज़र मिट्टी में दबे हुए एक पोटली पर गई। उस पोटली का हिस्सा ज़मीन में आधा गड़ा हुआ था। मैंने उस पोटली के आजू बाजू के मिट्टी को कुरेद कर
उस पोटली को ज़मीन से बाहर निकाला। उस पोटली के अंदर ऐसा क्या होगा, ये सोचकर मेरे मन में उत्सुकता बढ़ने लगी और क्यूरियोसिटी के चलते मैंने वो पोटली खोलकर देखी। उस पोटली में एक गुड़िया थी जो बहुत ही पुरानी दिखाई दे रही थी। वो गुड़िया पुरानी होकर भी बहुत ही सुंदर और आकर्षित थी। मैं उस गुड़िया को अपने साथ घर लेकर आ गई, लेकिन मुझे क्या पता था इस गुड़िया के कारण ही हमारी खुशियों को ग्रहण लगने वाला था। मैंने घर आकर वो गुड़िया अपनी नानी को दिखाई और उन्हें वो सारी बात बताई जहाँ पर मुझे ये गुड़िया मिली थी। मेरी सारी बात सुनकर नानी चिड़चिड़ा गई और मुझे चिल्लाते हुए बोली, अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? ये गुड़िया कोई साधारण गुड़िया नहीं है, ये तो चुड़ैल की गुड़िया है और तुमने उसे बाहर निकालकर चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है। अब तो वो चुड़ैल तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। ये सारी बातें सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। डर के मारे मैं काँप रही थी। चुड़ैल मेरे पास आएगी ये सोचकर तो मैं बहुत डर गई थी। डरते हुए मैंने नानी से पूछा, वो ऐसा क्यों करेगी? तब नानी बोली, ऐसे ही गुड़िया में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके उसे ज़मीन में गाड़ा जाता है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए। और तुम उस मनहूस गुड़िया को ज़मीन से बाहर निकालकर घर लेकर आ गई हो और अपने पीछे उस चुड़ैल को भी लेकर आ गई हो। अब वो चुड़ैल अपना बदला लेने ज़रूर यहाँ पर आएगी और हम किसी को भी नहीं छोड़ेगी। नानी की कही हुई बातों से मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी। बार बार मेरे आँखों के सामने चुड़ैल दिखाई दे रही थी। उस रात करीब करीब 2 बजे मेरे कमरे की लाइट अचानक से ऑन ऑफ होने लगी। डरकर मैंने चारों ओर टॉर्च जलाकर देखा। तब मेरे बेडरूम के दरवाजे पे किसी के हाथों की परछाई दिखने लगी। ये सब देखकर डर के मारे मेरा गला भी सूख गया था। पीछे टेबल पर पानी का ग्लास रखा हुआ था, लेकिन वो खाली था, इसलिए मैं पानी लेने किचन चली गई। वहाँ से जब लौट के मैं अपने बेडरूम में वापस आ गई, अब मैंने देखा कि एक डरावनी सी औरत मेरे बेड पे बैठी हुई है, जो अपनी बड़ी बड़ी खून से भरी हुई लाल लाल आंखों से मेरे तरफ एकटक देखी जा रही थी। और उसके बाजू में जो चेयर थी उस पर वो गुड़िया बैठी हुई थी, जो क्रीपी से स्माइल देते हुए मेरे तरफ देख रही थी। ये सब देखकर मैं बहुत डर गई थी और मैं दौड़ते हुए नाना नानी के कमरे में चली गई, लेकिन वहाँ पर नाना नानी नहीं थे। पूरे घर में मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी और उस अंधेरे में मैं डर के मारे ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गई। और सुबह जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरी आंखों के सामने मेरी नानी बैठी हुई दिखी। नानी को अपनी आंखों के सामने बैठा हुआ देखकर मैं बहुत खुश हुई और रात को मेरे साथ जो कुछ हुआ वो सारी बात मैंने अपनी नानी को बताई। नानी बोली, रात को वो और नाना अपने कमरे में ही थे और ये सब कुछ तुम्हारे साथ जो हो रहा है ये सब उस चुड़ैल ने ही किया होगा। हमें आज रात किसी भी तरह उस गुड़िया को उस जगह जाके फिर से गाड़ देना होगा, तभी हमें उस चुड़ैल से मुक्ति मिलेगी। लेकिन वो चुड़ैल हमें ऐसा हरगिज़ करने नहीं देगी। वो हमारे रास्ते में मुश्किलें पैदा करेगी, रुकावटें डालेगी और हमें अपने मकसद में कभी कामयाब होने नहीं देगी। नानी एक धार्मिक औरत थी। वो पूजा पाठ और दूसरों की मदद भी अक्सर किया करती थी। वो एक पंडित जी को जानती थी जिन्हें इन सब की जानकारी थी। वो मेरे लिए पंडित जी से मंत्रों से युक्त ताबीज़ लेकर आई। नानी ने मुझसे कहा, आज रात हमें
किसी भी हालत उस गुड़िया को उस जगह जाके ज़मीन में गाड़ देना होगा। लेकिन तुम्हें अकेले ही उस गुड़िया को ज़मीन में गाड़ देना होगा। हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन हम दूर एक जगह पर बैठकर मंत्रों का जाप करेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें ये मंत्रों से युक्त ताबीज़ अपने गले में पहनना होगा। फिर नानी ने मेरे गले में पंडित जी का दिया हुआ ताबीज़ पहना दिया। फिर मैं नाना नानी के साथ उस जंगल में इमली के पेड़ के पास जाने के लिए निकले। रात के अंधेरे में जंगल कुछ ज़्यादा ही डरावना सा लग रहा था। कुछ देर चलने के बाद नाना नानी एक जगह पर रुक गए और वहाँ पर बैठकर मंत्र जाप करने लगे। उन्होंने मुझे कहा, अब तुम्हें आगे का रास्ता अकेले ही निकालना होगा और उस जगह अकेले ही उस गुड़िया को गाड़ देना होगा। और मैं अकेले ही हिम्मत करके उस इमली के पेड़ के पास पहुंच गई। वहां से दूर मुझे नाना नानी दिखाई दे रहे थे, जो नीचे ज़मीन पर बैठकर मंत्र जाप कर रहे थे। चलते चलते आखिर मैं उस जगह आ ही पहुंची। जब मैं गुड़िया को गाड़ने के लिए गड्ढा कर ही रही थी तो मुझे अचानक किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तब मुझे नानी ने बताई हुई बात याद आ गई। उन्होंने मुझे बताया था, वो चुड़ैल तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश ज़रूर करेगी, लेकिन तुम उसके तरफ ध्यान मत देना, नहीं तो वो तुम्हें अपने कब्जे में कर लेगी। मुझे बार बार यही महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो और मुझे घूर रहा हो। लेकिन मैंने उन सारी चीज़ों पे ध्यान न देते हुए उस गुड़िया को ज़मीन में गाड़ दिया और मैं अपनी आंखें बंद करके वहाँ से भागकर अपने नाना नानी के पास आ गई। उस रात मेरा तो चुड़ैल से पीछा छूट गया, पर मेरे मन में उस चुड़ैल का डर इतना बढ़ गया था कि मैं अगली सुबह वापस अपने शहर में मम्मी पापा के पास चली गई। आज भी वो खौफनाक मंजर मेरे आंखों के सामने आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुना है आज भी वो चुड़ैल अपनी गुड़िया के साथ किसी का इंतज़ार कर रही है जो उसे वहाँ से फिर से मुक्त कर दे। हेलो फ्रेंड्स, ये थी सुनीता के साथ घटी हुई एक सच्ची घटना। अगर आपके साथ भी ऐसी ही कोई मिस्टीरियस घटना घटित हुई हो और आप अपनी कहानी शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसमें आप अपनी कहानी पोस्ट कर सकते हो। सोनम ने फ्राइडे नाइट अपने बिजनेस पार्टी में खूब एंजॉय किया। करीब 11:30 बजे पार्टी से निकलने के बाद सोनम ने अपनी रूममेट आशा को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। हेलो। अरे यार, मैंने 20 बार तुम्हारा फ़ोन ट्राई किया और अब जाकर तुमने मेरा कॉल रिसीव किया। प्लीज़ मुझे लेने आ जाओ। तुमने टाइम देखा है? इतनी रात हो चुकी है। तुमने बोला था 9 बजे तक फ्री हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे कॉल का इंतज़ार करके सो गई। सॉरी यार, टाइम का मुझे अंदाज़ा ही नहीं लगा। अब आ जाओ ना लेने। रात के अब 12 बजने वाले हैं और मैं इतनी रात को ड्राइव नहीं करूंगी। सुनो, तुम कैब पकड़ कर आने की कोशिश करो। मैं सो रही हूँ, मुझे कल ऑफिस के लिए जल्दी उठना है। जब आशा ने सोनम को पिक करने से मना कर दिया, तब सोनम गुस्से से कैब की तलाश में चलना शुरू हो गई। रात के समय सुनसान सड़क पर अकेले चलना सोनम को अब डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि उसने उस रास्ते के बारे में अजीबोगरीब कहानियाँ सुनी हुई थी।
उसके दिमाग में लोगों ने कही हुई सारी बातें घूम रही थी कि उसे अचानक यह महसूस होने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तब उसे एक आदमी उसका पीछा करता हुआ नजर आया। अंधेरा काफ़ी होने के वजह से उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे उसके तरफ ही आगे बढ़ रहा था और अजीब सी डरावनी सी आवाज़ से चीख रहा था। सोनम काफ़ी डर गई थी। उतने में ही उसे सामने से एक कैब आती दिखाई दी। उसने एक सेकंड भी अपना वक्त ज़ाया न करते हुए वो कैब में बैठ गई। जब उसने खिड़की से झांककर उस आदमी के तरफ देखा पर वो वहाँ से जा चुका था। उसने राहत की सांस ली और उसने कैब ड्राइवर को अपने बिल्डिंग अपार्टमेंट के पास रोकने के लिए कहा। आखिरकार वो अपने बिल्डिंग अपार्टमेंट में पहुँच गई। तुम ठीक तो हो? क्यों, क्या हुआ? तुम लिफ्ट में बेहोश पड़ी थी, क्या हुआ था? वो लिफ्ट में था। कौन? रोहन। आर यू क्रेजी? रोहन मर चुका है। कितनी बार तुम्हें बताया है? तो फिर वो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? मेरा कोई कसूर नहीं है, वो एक हादसा था। बहुत रात हो गई है, मुझे कल ऑफिस के लिए जल्दी उठना है। मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। रोहन एक सीधा साधा नेक दिल का अच्छा लड़का था जो सोनम से बेहद प्यार करता था, मगर सोनम उसके साथ बहुत ही बुरा रवैया रखती थी। वो बहुत ही खुदगर्ज और मतलबी लड़की थी और रोहन को सिर्फ अपने फायदे के लिए ही यूज करती थी। लेकिन रोहन उसकी हर बदतमीजी को माफ किया करता था। इसी बात का फायदा उठाते सोनम ने कभी भी अपने रवैये को सुधारने की कोशिश नहीं की। वो हर चीज में अपनी मर्जी चलाती थी और रोहन को उसकी सारी बात माननी पड़ती थी क्योंकि वो नाराज न हो जाए। एक रात सोनम ने अपनी दोस्त की कार बोरो की और उसने किसी हिल स्टेशन पे जाने का प्लान बनाया। उसने रोहन को अपने साथ हिल स्टेशन चलने कहा। रोहन जाना नहीं चाहता था क्योंकि अगले दिन उसे अपने ऑफिस के एक इम्पोर्टेंट काम के लिए सुबह की फ्लाइट से दिल्ली जाना था, लेकिन सोनम की जिद के वजह से वो उसे मना नहीं कर पाया। उस दिन सोनम बहुत ही तेजी से गाड़ी चला रही थी। रोहन डर रहा था कि कोई हादसा न हो जाए, इसलिए वो उसे गाड़ी संभालकर चलाने के लिए कह रहा था, लेकिन सोनम उसकी कोई बात न मानते हुए उसे भला बुरा कहने लगी। अगर तुम्हें मेरी गाड़ी चलाने से इतनी प्रॉब्लम है ना, तो गाड़ी से बाहर निकल जाओ। रोहन उसे बार बार कहता रहा कि गाड़ी आराम से चलाओ, कहीं ऐसा न हो कि गाड़ी रास्ते में खराब हो जाए। उसे घर जल्दी पहुंचना है क्योंकि अगले दिन उसकी फ्लाइट है। सोनम को बहुत गुस्सा आया। उसने गाड़ी रास्ते में रोक दी और रोहन से लड़ने लगी कि उसको उसके ऑफिस के काम की ही पड़ी है और नाराज होकर उसे गाड़ी से बाहर निकल जाने कहा। जस्ट गेट आउट ऑफ द कार राइट नाउ। सॉरी बेबी, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा ना, अभी के अभी गाड़ी से उतर जाओ। रोहन ने उसे बहुत समझाया पर उसने उसकी एक भी बात नहीं मानी और रोहन गाड़ी से बाहर निकला। प्लीज सोनम, मुझे अंदर आने दो। इतने घने जंगल में मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। लेकिन सोनम ने उसकी एक भी बात न मानते हुए उसे अकेले जंगल छोड़कर वो वहां से निकल गई। उसने गाड़ी स्टार्ट की और म्यूजिक प्लेयर ऑन करके म्यूजिक सुनते सुनते वो गाड़ी चला रही थी।
रोहन अकेले सुनसान जंगल के रास्ते पर चल रहा था। उस जंगल के रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं गुजरी कि जिससे वो हेल्प ले सके। अचानक से उसे जंगल से शेर की आवाज सुनाई पड़ी और वो वहां से भागने लगा। और जब सोनम का ध्यान गाड़ी के सीट पर पड़े रोहन के मोबाइल पर चला जाता है, तब वो उसे देने वापस उस जंगल की ओर गाड़ी को घुमा लेती है। जैसे ही सोनम खिड़की से बाहर झांक कर देखती है तो उसे दूर जंगल में पेड़ के नीचे रोहन मरा हुआ दिखाई देता है। वो देखती है कि एक शेर उसे खा रहा है। ये सब देख के वो डर जाती है। वहाँ पे वो अपना वक्त जाया न करते तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। रोहन की डेड बॉडी कभी किसी को नहीं मिली और सोनम ने ये सारा इंसिडेंट कभी किसी को नहीं बताया। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर? ये तो एक एक्सीडेंट था। उस दिन के बाद उसे हर रोज रोहन की आत्मा दिखाई देती है जो अपना बदला लेना चाहती है। आज सोनम किसी मेंटल असाइलम में है और रोहन उसे वहां पर भी हर रोज दिखाई देता है।